अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम, आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मैं मोहम्मद कासिम यूबीएल में एज अ डेटा साइंटिस्ट लास्ट 2 ईयर से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। इसके अलावा सर ज़ियाउल्लाह खान के साथ लास्ट 3 ईयर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ रिसर्च के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो अब तक की जितनी नॉलेज हमने सीखी है, मेरा मकसद उस नॉलेज को आप तक ट्रांसफ़र करना है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारी इस वीडियो का मकसद या टॉपिक है MTA 98-381। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है जो कि आप सबको क्लियर करना है। अब वो किस तरह क्लियर करेंगे और इसको क्लियर करने का क्या मकसद है? क्या आपको याद है सरजिया ने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट क्वार्टर के बाद इस काबिल होंगे इंशाल्लाह कि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? आपके पास जब एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी और वो सर्टिफिकेशन किसी आम इदारे की नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि MTA 98-381 एग्ज़ाम क्या है और आप उसको किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके टॉपिक्स की तरफ। देखते हैं अपने कोर टॉपिक्स। हमारे पास कोर टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1, परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ये जो कंटेंट होगा 20 to 25% आपका एग्ज़ाम जो होगा इससे रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंट्रोल फ्लो विद डिसीजन एंड लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनालिटिकल अप्रोच क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो सारी की सारी यहाँ पे टेस्टिंग होगी। तीसरा टॉपिक हमारे पास है परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे किसके साथ? फाइल के साथ। कि आप एक फ़ाइल को किस तरह रीड करवाते हैं, उसके अंदर किस तरह डेटा अपडेट करते हैं, उसमें से डेटा किस तरह डिलीट करते हैं, ये सारी की सारे कंट्रोल्स आप सीखेंगे परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड सिर्फ आप इस्तेमाल नहीं करते, उसका मॉड्यूल बनता है। वो मॉड्यूल आपकी पाइथन की लाइब्रेरी या मुख्तलिफ लोग जो कि पाइथन के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका कोड कोई दूसरा डेवलपर इस्तेमाल करता है। तो आपने तो कोड लिख दिया, लेकिन उस कोड से क्या होता है, उस फंक्शन से क्या होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है। इसके लिए एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसका नाम है PyDoc, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा परफॉर्म टर्बो शूटिंग एंड एरर हैंडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने एक एप्लीकेशन, एक कोड लिखा, वो कोड अब लाइव एनवायरनमेंट पे चल रहा है। अब जब ये लाइव एनवायरनमेंट पे चल रहा है और एबनॉर्मल बिहेवियर जो कि यूज़र की तरफ से, मेमोरी की तरफ से या सर्वर पे किसी भी इवेंट की वजह से परफॉर्म होता है और आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, तो हमें अपनी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाना है। तो उस क्रैश यानी एबनॉर्मल बिहेवियर रन टाइम पे जब आते हैं, उनको रोकने के लिए हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं टर्बो शूटिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 से 10% आपके एग्ज़ाम का पार्ट रहेगा। लास्ट आपका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स एंड टूल्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों हैं कि बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन के पहले से लिखे हुए, तो हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेट टाइम के साथ खेलना है तो मुझे डेट टाइम से रेलिवेंट फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मॉड्यूल पहले से बना हुआ है। आप जस्ट उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खेलना है तो आप OS का मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिस्टम के साथ खेलना है तो आप SYS का मॉड्यूल उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बेशुमार मॉड्यूल्स हैं जो कि इसका पार्ट रहेंगे, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक था उसका नाम है परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम का 20 to 25% पार्ट रहेगा। तो आपको इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। अब ये क्या है? Evaluate an expression to identify the data type Python will assign to each variable। तो यार आप लोगों को यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एक्सप्रेशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है और वो किस तरह वेरिएबल को असाइन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि एक्सप्रेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप प्रिंट करवा सकते हैं और उसको वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं वो कहलाती है एक्सप्रेशन, और जिसे आप प्रिंट या वेरिएबल में असाइन नहीं करवा सकते वो कहलाती है स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका सब बुलेट है उसका नाम है आइडेंटिफाई स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और मुख्तलिफ डेटा टाइप। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके सामने एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू डाली हुई है, आप ये बता सकें कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये बुलियन है, या ये लिस्ट है, या ये डिक्शनरी है। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकती हैं या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकती हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? आपने मुख्तलिफ वीडियोस में प्रीवियस देखा है कि इंटीजर किस तरह असाइन की जाती हैं, स्ट्रिंग किस तरह वैल्यू को असाइन करते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट बुलेट हमारे पास है परफॉर्म डेटा एंड डेटा टाइप ऑपरेशन। अब डेटा और डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, लिस्ट। तो भाई लिस्ट के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये डेटा टाइप है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मेथड हैं। लाइक आप इसके अंदर काउंट, किसी चीज़ को काउंट करवा सकते हैं, किसी चीज़ का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपेंड करवा सकते हैं। तो ये डेटा टाइप है लिस्ट, और इसके अंदर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह इंटीजर, तो इंटीजर के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन, ऑपरेटर परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, इन सब के साथ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो बुलेट्स इसमें हैं कि हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो लिस्ट के साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कवर करेंगे वो होगी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बहुत ही आसान है, जिसके अंदर आप स्टार्ट, एंड और स्टेप बताते हैं। स्टार्ट शामिल होता है, एंड शामिल नहीं होता, और स्टेप आपकी सीक्वेंस होती है कि लिस्ट से किस सीक्वेंस से आपको डेटा उठाना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्लास में एक चीज़ डिस्कस की थी, पेमडास, कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे दो ऑपरेंड के दरमियान। तो यहाँ पे पेमडास रूल हमें बताएगा कि हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे कि असाइन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इज़ आपका ऑपरेटर या फंक्शन किस काम आता है। इसी तरह इन ऑपरेटर, इज़ आइडेंटिफाई करवाने के लिए होता है, इन कोई भी एक स्ट्रिंग किसी भी इटरेटेबल डेटा टाइप के अंदर फाइंड करने के लिए होता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है पहले यानी पार्ट का, उसके अंदर हम करेंगे सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑपरेटर्स टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना था, अभी तक आपको वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना था। अब आपको ये करना होगा कि एक कॉम्प्लेक्स आपको कंडीशन बता दी जिसके अंदर आपको वो ऑपरेटर्स लगाने, वो सिलेक्ट करने कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आना चाहिए, यहाँ पे कौन सी चीज़ आना चाहिए। तो चलते हम अपने एग्ज़ाम के सेकंड बुलेट की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो विथ डिसीजन एंड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह अपने कोड को कंट्रोल करते हैं।
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह किसी भी कंडीशन को, किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आप कंडीशन बेस्ड कोई भी काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो आप इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी ब्लॉक एक से ज़्यादा टाइम रिपीट करवाना है तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। आपके लूप पे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके आपको रुकना है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। इसी तरह किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आपको वहाँ पे कोई भी काम नहीं करवाना लूप के अंदर तो आप इस्तेमाल करते हो कंटिन्यू। इसी तरह पास का भी कीवर्ड होता है। पास कुछ नहीं करता। इसकी सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने बनाया, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसकी बॉडी क्या होगी, तो मैं सिंपल कॉलन के बाद लिख दूंगा पास, तो वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और ना ही कोई एरर जनरेट होगा। तो पास इसका मतलब है यहाँ से आप पास कर दो, आगे जाके फर्दर मैं इसके ऊपर काम करूँगा। तो पास का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आपके पास होता है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप बोलूँ, नेस्टेड कंडीशन बोलूँ, नेस्टेड का मतलब क्या है? लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। कंडीशन विद इन अ कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। तो कोई भी चीज़ वही उसके अंदर दोबारा रिपीट हो जाए या उसके अंदर वही चीज़ आए, उसे हम कहते हैं नेस्टेड। तो नेस्टेड लूप हो सकता है, नेस्टेड कंडीशन हो सकती है, नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। इस तरह बेशुमार चीज़ें आप नेस्टेड बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है कंपाउंड कंडीशन। भाई कंपाउंड कंडीशन क्या है कि अभी तक आप एक लॉजिक को चेक करवा रहे थे, अगर एक से ज़्यादा लॉजिक हो, सिंपल इसके एग्जांपल है, आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं फेसबुक के ऊपर तो यहाँ पे दो चीज़ें जाती हैं। पहली चीज़ आपका यूज़र नेम, दूसरी चीज़ आपकी होती है पासवर्ड। ये दोनों की दोनों चीज़ों को चेक करना होता है कि ये जो आपने वैल्यू डाली है और यही सेम डेटाबेस के अंदर अगर मैच कर जाएं तो हम आपको प्रोफाइल पेज पे ले जाते हैं, अदरवाइज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर शो करवाते हैं। तो एक से ज़्यादा कंडीशन आपने चेक करवाई, तो एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करवाने को हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन, और इसको हम एंड और नॉट ऑपरेटर के साथ कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। यार आपने कोई भी डेटा उठाया, उसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद हम उसको किसी फाइल में सेव करवाते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन से पहले भी डेटा जो आ रहा होता है वो किसी फाइल से आ रहा होता है या किसी रिसोर्स से आ रहा होता है। तो वो रिसोर्स से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? अब वो कोई भी फाइल हो सकती है, वो CSV हो सकती है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो एक्सेल फाइल हो सकती है, वो JSON फाइल हो सकती है, वो XYZ किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल हो सकती है। उस फाइल से डेटा उठाना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसको मैनिपुलेट करना, तमाम चीज़ें करने के बाद जब फाइनल आपका रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट आप कहाँ सेव करवाएंगे? वो रिज़ल्ट भी आप फाइल के अंदर सेव करवाएंगे। तो ये रिज़ल्ट सेव करवाना यानी किसी फाइल को रीड करवाना या उसके आउटपुट जो भी आया उसको उस फाइल में सेव करवाना, ये टॉपिक आपका कहलाता है फाइल हैंडलिंग। तो जब मैं फ़ाइल उठाता हूँ तो फाइल को ओपन करने के कुछ मोड होते हैं, लाइक रीड, राइट, अपेंड। इस तरह X मोड होता है, अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करें उसका मकसद होता है अगर वो फाइल नहीं बनी हुई, वो हमेशा एक नई फाइल बनाता है। A अपेंड, अपेंड से वो क्या करता है आपकी फाइल बना देता है अगर पहले से मौजूद नहीं है। अदरवाइज पहले से फाइल मौजूद है तो उसके अंदर नेक्स्ट लाइन में जो भी आप कोड लिखेंगे वो अपेंड कर देगा। ये फर्दर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके अलावा आपके पास तीसरे टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वो ये है कि आप कंसोल से किस तरह यूज़र से इनपुट लेंगे। इसके लिए हम मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं SYS यानी सिस, या फिर हम OS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन SYS यानी सिस का मॉड्यूल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कंसोल ब्लैक स्क्रीन पे हम यूज़र से किस तरह इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद उसको किस तरह मैनिपुलेट करवाएंगे और फर्दर उसको आप जो भी रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो कंसोल फॉर्मेट में हो या GUI बेस हो, वो आप करवा सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलते हैं चौथे बुलेट्स की तरफ, जो कि हमारा है डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड, जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट रहेगा 15 to 25।
दोस्तों हमें यहाँ पे समझना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, यानी जो आपने कोड लिखा है उसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट करने का मकसद क्या है? लास्ट वीडियो या लास्ट क्लिप में हमने देखा कि मकसद ये है कि आपका कोड कोई दूसरा इस्तेमाल कर सके। दूसरा कौन होगा? दूसरा कोई यूज़र हो सकता है, आपकी पाइथन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो आप पाइथन कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आपने कोई लाइब्रेरी लिखी, आपने कोई मॉड्यूल लिखा, तो आपका मॉड्यूल कोई और इस्तेमाल करेगा। उस मॉड्यूल में जो क्लास, जो मेथड, जो एट्रीब्यूट आपने लिखे हैं वो क्या काम करते हैं, वो किस लिए, तो उन लोग को कैसे पता चलेगा? वो आपका कोड जाके नहीं पढ़ेंगे। आपने सिंपल देखा होगा, आप हेल्प लिखें और उसके अंदर प्रिंट के फंक्शन का नाम दे दें, तो प्रिंट के फंक्शन से रेलिवेंट जितनी हेल्प है वो आपके सामने आ जाती है। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन का नाम लिखने के बाद 2 दफ़ा क्वेश्चन मार्क्स या 1 दफ़ा क्वेश्चन मार्क लगाएं तो भी हेल्प आ जाती है। इसी तरह आप किसी भी फंक्शन से पहले क्वेश्चन मार्क्स लगा के सिर्फ उसका नाम लिखें, पैरेंथेसिस नहीं लगाने, तो भी उसकी हेल्प आ जाती है। तो वो हेल्प कैसे आ रही है? वो हेल्प आ रही है आपकी किसकी मदद से? आपकी पाइथन डॉक्यूमेंटेशन से। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करते हैं, वो कमेंट्स हम किस तरह करते हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो सिंपल आपको पता है, हैशटैग या हैश का जो साइन है वो सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कमेंट्स के लिए। कमेंट क्या होते हैं? जो यूज़र रीडेबल होते हैं, मशीन रीडेबल नहीं होते, यानी आपकी मशीन उस कोड को इग्नोर करती है। लेकिन जब ये इस कोड की हेल्प को यूज़र एक्सट्रैक्ट करता है हेल्प के फंक्शन के ज़रिए, डबल क्वेश्चन मार्क्स के ज़रिए, तो वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसको दिखाता है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हमें सीखना है। फिर आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसकी वेब बेस बनाना चाह रहे हैं या और मुख्तलिफ फॉर्मेट में, तो पाईडॉक के नाम से एक मॉड्यूल है जो कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करता है। तो ये हमें मॉड्यूल सीखना है, देखना है कैसे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा हम जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हुए उसका एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का मतलब क्या है कि उस फंक्शन में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जाएंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम किस तरह सेट करते हैं पैरामीटर की। इसी तरह रिटर्न और नॉन रिटर्न फंक्शन क्या होते हैं। इसी तरह DEF डेफिनेशन जो कि फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह पास का कीवर्ड। तो पास का कीवर्ड अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि आपने कोई फंक्शन, कोई क्लास बनाई, अभी आप उसका कोड नहीं करना चाह रहे, बाद में आप कोड करेंगे, तो कॉलन के बाद अगर मैं खाली स्पेस छोड़ दूं तो एरर जनरेट होगा। अगर मैं पास का कीवर्ड लिख दूं और आगे फर्दर कोड करूं तो अब कोई एरर जनरेट नहीं। हम चलते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ, जो कि है परफॉर्म ट्रबल शूटिंग एंड एरर हैंडलिंग। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी सिंटैक्स एरर, जो कि आपका आईडी कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपको बता देता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो कलर के ज़रिए बता सकता है, वो रेड लाइन के ज़रिए बता सकता है, तो उसे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। यानी कोई ऐसा वर्ड जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, आप उसके अंदर लिख दें, सिंटैक्स एरर। आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका कुछ और है, आपने कोई और ऑपरेटर लगाते हुए वो काम करवाया, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होता है लॉजिकल एरर या लॉजिक एरर्स। यार अभी तक ऐसा कोई कंपाइलर नहीं बना जो लॉजिकल एरर को पकड़ सके। लॉजिकल एरर क्या है? आपने लिखा कि 5 बड़ा हो 6 से, तो क्या ये हो सकता है? आपने लॉजिक गलत लिखी है। तो लॉजिकल एरर को फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो खुद फाइंड करना पड़ेगा आपको, लाइन बाय लाइन आपको इंटरप्रेटर बनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपने कहाँ पे किस लॉजिक में गलती करी। कोई ऐसी तो आपने लॉजिक नहीं लिखी जो कि पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है, यूज़र ने कहा, आपने एक ऑपरेटर या आपने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है जो कि आपसे 2 इनपुट लेता है और उन दोनों को आपस में डिवाइड करता है। तो अगर कोई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 0 डाल दे, क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यू जनरेट होगी, यानी एरर जनरेट होगा, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। कोई यूज़र रन टाइम पे ऐसी फाइल अपलोड करे जो उसके सिस्टम में है ही नहीं, तो क्या होगा? एरर जनरेट होगा। इसी तरह बेशुमार चीज़ें, आप ऐसे फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो फोल्डर आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है, क्या होगा? एरर जनरेट होगी। ये सारी की सारी टाइप हैं रन टाइम एरर की। तो इन रन टाइम या इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को रोकने के लिए हम जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं एरर हैंडलिंग।
अच्छा, फिर इसके अलावा एरर हैंडलिंग के लिए हम कुछ कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट के बाद हम बताते हैं किस टाइप का एरर आएगा, उसके बाद उसके हम क्लास बताते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ब्लॉक होते हैं कि अगर ये एक्सेप्शन आए इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है। मुख्तलिफ और ब्लॉक हैं, लाइक एल्स ब्लॉक इस्तेमाल होता है, ट्राई ब्लॉक आपका इस्तेमाल होता है, फाइनली, और इसी तरह एल्स भी आपका इस्तेमाल होता है। आप अपनी एक्सेप्शन खुद भी रेस करवा सकते हैं। आपने कोई मॉड्यूल, कोई क्लास लिखी और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अगर कोई 5 से बड़ी वैल्यू डाले तो आप यूज़र को रोक दें कि आप 5 से ज़्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते, तो वो एरर भी आप खुद रेस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस कीवर्ड। हमारा टॉपिक नंबर 6 जो कि है परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स एंड टूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या हैं? पाइथन की कोई भी फाइल .py एक्सटेंशन के साथ उसे हम कहते हैं मॉड्यूल। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, या इनमें से कोई एक या सारी की सारी चीज़ें हों, आप किसी एक फाइल में रखते हैं। यानी पाइथन की आप कोई भी एक फाइल बनाएं, उस फाइल को हम कहते हैं मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल आप खुद बना सकते हो या पहले के बने हुए होते। आपने एनाकोंडा जब इंस्टॉल किया तो एनाकोंडा के साथ बेशुमार पैकेजेस इंस्टॉल है। अच्छा, पैकेजेस और मॉड्यूल में क्या फ़र्क है, ये हमें थोड़ा सा क्लियर करना है। आप जो फोल्डर बनाते हो XYZ, उसको हम कह सकते हैं फोल्डर। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ abc.py, ये आपका क्या होगा, मॉड्यूल। तो आप पाइथन के अंदर, यानी पाइथन की जितनी भी फाइलें जो किसी फोल्डर में रखते हैं, उस फोल्डर को हम कहते हैं पैकेज, और उस फोल्डर में जितनी भी फाइल मौजूद हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल और पैकेज में क्या फ़र्क है? तो हम बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करेंगे इंपोर्ट करके। बहुत ही आसान है, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम और स्टैटिक आप लगा दें, या फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट, और उसमें से कोई स्पेसिफिक क्लास या कोई फंक्शन आपको उठाना है वो आप उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिक मॉड्यूल्स सीखेंगे कि कौन से मैथ का मॉड्यूल होता है, जो कि मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं या मैथमेटिक्स में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे मेथड्स, फंक्शंस मैथ के मॉड्यूल्स में मौजूद हैं। डेट टाइम, टाइम सीरीज, टाइम के साथ जो भी मैनिपुलेशन करनी है, लाइक आप किसी की डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए उसकी एज मालूम करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी लॉजिक लिखना पड़ेगी कि ईयर निकालो, मंथ निकालो, फिर उसके अंदर से करंट ईयर से जो उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको सब्ट्रैक्ट करें, देन आपके पास उसकी एज आती है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो कि आपको मैनुअली लिखना पड़ेगी, कोड करना पड़ेगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मॉड्यूल इंपोर्ट करें, वो काम आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक मॉड्यूल है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडो बेस हो, उसमें जाके किसी फाइल को उठाना, उसमें कोई फाइल सेव करवाना, आप पाइथन के ज़रिए करवाना चाह रहे हैं, तो OS का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रैंडम क्या है? आपकी रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करवाना और उसके साथ कोई मैनिपुलेशन करवाना। अच्छा, रैंडम यहाँ ये सूडो रैंडम, यानी प्योर रैंडम नहीं है। दुनिया में जो मैनुअली चीज़ें होती हैं वो रैंडमली होती हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक कोई भी ऐसा मॉड्यूल या पैकेज नहीं बना जो कि ये कह सके कि उनका जो एल्गोरिथम है वो प्योर क्या है, आपका रैंडम। ऐसा नहीं है। तो रैंडम मॉड्यूल, सूडो रैंडम, जो भी एल्गोरिथम लिखा हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करते हुए रैंडमली कोई भी रेंज की एक बड़ी वैल्यू जनरेट करवाना, टाइम सीरीज जनरेट करवाना, क्योंकि हमें डेटा मैनिपुलेशन करनी होगी, हमें डेटा को प्लॉट करवाना होगा। तो वो डेटा या तो मैं किसी फाइल से उठाऊं, किसी रिसोर्स से उठाऊं, या आपकी रिसर्च के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप मैनुअली उसको जनरेट करवा सकते हैं। तो रैंडम आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पहले हम इसके बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं वो सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके एडवांस कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको इन मॉड्यूल्स के ज़रिए कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। अब उस टॉपिक, अच्छा वो टॉपिक ना आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है जो कि आपको आना चाहिए, लेकिन
अगर आपको आता है तो आप पाइथन के अंदर बहुत एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। पहली चीज़ है स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो कि आप एफ और डबल कोड के अंदर उस तरह भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। डबल कोड में आपने स्ट्रिंग लिखा परसेंटेज और उसके बाद आप पैरेंथेसिस में वेरिएबल पास करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप इसी तरह डॉट फॉर्मेट का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके हमें सीखने, फॉर्मेट यानी स्ट्रिंग विथ फॉर्मेट। इसके अलावा रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जो कि अपने अंदर खुद को अपने आप को कॉल करे। अच्छा, रिकर्सिव की ना एक सिंपल से एग्जांपल है। आप कभी लिफ्ट में चढ़ें और आप देखें लिफ्ट में ना दोनों तरफ मिरर यानी शीशे लगे हुए होते हैं। आपकी जो तस्वीर है ना पहली और उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है दूसरी, तो आप देखेंगे रिकर्शन हो रही होती है उसमें, इनफाइनाइट। आप अपने आप को देखते हैं, वो तस्वीर आपकी बार बार रिपीट होती है, इसे हम कहते हैं रिकर्शन। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग में रिकर्शन परफॉर्म करवाऊं तो इनफाइनाइट, तो वो तो एरर हो जाए। तो हमें रिकर्शन को किसी पॉइंट पे जाके रोकना होता है। वो कैसे रोकेंगे? वो क्या आपके पास लॉजिक हैं, वो क्या आपके पास कंट्रोल्स हैं, तो हम रिकर्शन परफॉर्म करवाएंगे। लास्ट इस टॉपिक का यानी जो पार्ट है वो होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, आप जो कोड 10 लाइनों में करते हैं, आप जो कोड 25 लाइनों में करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ मुझे 1 लाइन में करके दिखाएं, अब सवाल ये है आप तो कर देंगे, सामने वाला पढ़ पाएगा? तो ये भी बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इसी तरह का टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, छोटा करना। जो काम 10 लाइनों में हो रहा है आप उसको 1 लाइन में करें, कॉम्प्रिहेंसिव सिंटैक्स में करें। तो वो सिंटैक्स हम सीखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है, टपल कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, और आप इफ एल्स भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में या टर्नरी स्टाइल यानी आपका ये भी कहलाता है ऑपरेटर्स, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है MTA 98-381। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आज हम आगाज़ करेंगे MTA 98-381 जो कि माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ाम है उसकी फर्स्ट वीडियो का। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होती है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स क्या है और आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट ये दो चीज़ें हैं और इनके दरमियान कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है और एक्सप्रेशन क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं या किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं वो आपकी कहलाती है एक्सप्रेशन, और जिसे आप ये दोनों काम ना करवा सकें वो आपकी कहलाएगी स्टेटमेंट। तो हम चलते हैं कोड की तरफ और इसे डीपली सीखते हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरह हम मुख्तलिफ डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास चंद डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक में नंबर लिखता हूँ, लाइक a इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल मैंने बनाया और उसके अंदर मैंने एक नंबर डाला 23। तो अब मैं कहीं भी 20 यानी a का रेफरेंस पास करूँगा तो वहाँ क्या लिखा हुआ आएगा 23। ये जो वेरिएबल आपने असाइन किया है a को, एक रेफरेंस है जिसके अंदर एक वैल्यू आपने डाली है, उसका नाम क्या है 23। इसकी क्या डेटा टाइप है? क्योंकि बैकएंड के ऊपर एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे होते हैं इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो हमें वो डेटा टाइप देखनी है। पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। तो मैं यहाँ पे टाइप और कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर पास करें, ये उसकी डेटा टाइप आपको बताए। तो मैं कहता हूँ a जो है उसकी मुझे डेटा टाइप बताए। तो 23 क्या है ये हमें बता रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ टाइप के अंदर 23। तो उसकी टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर। इसी तरह दूसरी डेटा टाइप हम देख सकते हैं जो कि आपकी कहलाती है फ्लोट। तो फ्लोट a इज़ इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट के अंदर डेसिमल वैल्यू कोई भी लिखता हूँ यानी 24.6 और इसकी टाइप अगर हम चेक करें तो टाइप क्या आ रही है इसकी, फ्लोट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप कोई नंबर लिखते हैं और वो विदाउट डेसिमल है तो वो कहलाता है इंटीजर, और आप कोई नंबर लिखते हैं जिसकी साथ पॉइंट के अंदर यानी डेसिमल के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो वो आपकी क्या कहलाती है, फ्लोट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सवाल ये है, अगर मैं a इज़ इक्वल टू और सिंगल कोड में लिख दूँ 24.6 या 24,
तो अब मुझे बताएं क्या इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। चलें हम मशीन से मालूम करते हैं। तो मशीन हमें बता रही है कि 24 जो आपने लिखा है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एसटीआर। क्या मतलब, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कोई भी चीज़ डबल कोड या सिंगल कोड के दरमियान लिखें वो कहलाती है स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी चीज़, उसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड करेक्टर्स या स्ट्रिंग। तो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं कोई भी चीज़ डबल कोड के अंदर लिखूं तो वो क्या बन जाती है, आपकी स्ट्रिंग। तो मशीन से हमने पूछा ए के अंदर जो वैल्यू डाली है डबल कोड में वो क्या है, स्ट्रिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, कोई भी चीज़ जो डबल कोड में डाली जाए वो स्ट्रिंग कहलाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप होती है वो कहलाती है बुलियन। बुलियन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ये आगे मैं ऑपरेटर से आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रू एंड फॉल्स की बेस के ऊपर हम किस तरह डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप को समझना चाहिए कि ये है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे टी कैपिटल RUE ट्रू लिखता हूँ तो इसकी अगर मैं डेटा टाइप चेक करूँ, अच्छा तो ये मुझे क्या बता रहा है, बुल फॉर बुलियन। इसी तरह मैं लिखता हूँ टाइप और यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, तो इसकी डेटा टाइप भी क्या है, बुल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रू एंड फॉल्स आप कहीं भी लिखा हुआ देखें तो वो क्या कहलाती है, बुलियन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर जगह ट्रू एंड फॉल्स। आप अगर मैं ये कहता हूँ कि ये लिखा हुआ ट्रू तो क्या ये बुलियन है। पाइथन जो है ना वो कैश सेंसिटिव है। कैश सेंसिटिव का क्या मतलब है कि ट्रू का T कैपिटल है, फॉल्स का F कैपिटल। एक चीज़ और नोट करें कि जब मैं मुख्तलिफ डेटा टाइप की या रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखते हैं उसका कलर ख़ुद ब खुद चेंज हो जाता है, यानी ग्रीन हो जाता है। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी वैल्यू वो रिजर्व कीवर्ड है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ट्रू एंड फॉल्स तो आपको याद रखना है, T कैपिटल होगा और F कैपिटल होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास और मुख्तलिफ डेटा टाइप हैं जो पाइथन में मुतारिफ़ करवाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग मैंने कहा था किसी भी वेरिएबल को या कोई भी वैल्यू अगर आप डबल कोड में लिखें तो वो क्या बन जाती है, आपकी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम इज़ इक्वल टू, डबल कोड में लिख दिया मोहम्मद कासिम, और इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल करेक्टर्स वगैरह सब लिख सकते हैं। ये सारा डबल कोड के दरमियान जो आएगा वो सारा का सारा कहलाएगा स्ट्रिंग। तो मैं अगर नेम का जो वेरिएबल मैंने रखा है और इसकी टाइप चेक करूं तो नेम की जो टाइप है वो क्या आ रही है, str स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, आप इसको भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये फर्दर टॉपिक हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये टपल की तरह चेंज नहीं हो सकता लेकिन आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यानी डेटा की टाइप है लिस्ट, जो कि पाइथन में मुतारिफ़ करवाई है। लिस्ट के अंदर जो डेटा आता है वो आता है हेट्रोजीनियस। अच्छा, पुरानी जो लैंग्वेजेस थी जो कि लिस्ट की तरह आपको स्ट्रक्चर देती थी जैसे पाइथन में, वो होता था एरे। एरे क्या होता था, आपकी एक फिक्स लेंथ होती थी और उसके अंदर सेम डेटा टाइप की वैल्यू डाली जाती थी मुख्तलिफ इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि वहाँ पे होमोजीनियस वैल्यू जाती। होमोजीनियस का मतलब था तमाम की तमाम वैल्यूज़ की टाइप जो होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। तो पाइथन हमें ये खासियत प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंदर हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करवा सकते हैं। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ लाइक L1 इज़ इक्वल टू, और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैं नेम्स की बनाता हूँ, नेम्स मुख्तलिफ लोगों का नाम लिख दूँ लाइक अली सिंगल कोड, हमज़ा, और फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हेट्रोजीनियस, इसका मतलब क्या है, आप इसके अंदर कोई नंबर वगैरह भी स्टोर करवा सकते हैं, आप इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स भी स्टोर करवा सकते हैं। और बाकी आपने इंडेक्सिंग इसकी पढ़ी हुई है कि आपकी जो पहला एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, हमेशा स्टार्ट होता है 0 से।
ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होगा 1, तीसरा क्या होगा आपका 2, इसी तरह लास्ट क्या होगा आपका 3 इंडेक्स की बेस पे। तो आप प्लस इंडेक्स भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे माइनस में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो -1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -4 -3 -2 एंड -1, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, उल्टे हाथ से, सॉरी, लेफ्ट टू राइट का मतलब है आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ कोई भी चीज़ काउंट करें तो आप 0 1 2 3 यानी प्लस में आपको काउंट करना है और हमेशा 0 से काउंट करना है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो आप माइनस में काउंट करते हैं, यानी लास्ट सीधे हाथ पे -1 -2 -3 एंड -4। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो इसकी अगर मैं नेम्स की डेटा टाइप देखूं, इसको मैं कमेंट कर दूं। अगर मैं नेम्स की डेटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, टाइप, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी टाइप क्या बता रहा है, लिस्ट। पाइथन में ना जितनी भी डेटा टाइप है ये सारी की सारी क्लास बनी। तो जितनी भी आपकी क्लास हैं, हर क्लास के अंदर आप यानी उसका जो भी इंस्टेंट या ऑब्जेक्ट बनता है उसके ऊपर उस क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होते हैं मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, वी विल डिस्कस लेटर्स। तो अब आगे हम चलते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डेटा टाइप होती है टपल। टपल क्या होती है, इम्यूटेबल, जो कि चेंज ना हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी लाइक L1 या T1, टपल या ट्यूपल भी लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर ये जो ब्रैकेट आते हैं ना, ओपन ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ऊपर जो आपके यानी ये ब्रैकेट दिख रहा है ये कहलाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो टपल के अंदर भी आप हेट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। आप इसके अंदर नंबर, आप इसके अंदर टेक्स्ट या XYZ कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, इम्यूटेबल, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो T1। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो डेटा टाइप होती है वो होती है डिक्शनरी। तो D1। अच्छा, डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बहुत सारे लोगों के नाम स्टोर करवाता हूँ, या इसको आप ऐसे कंसिडर करें, एक क्लास में 10 लोग बैठे हैं या 50 बंदे बैठे हैं, मैं आपको कहता हूँ 4 कॉलम बना के, कॉलम पे कोई मैंने लेबल नहीं किया, मैं आपको कहता हूँ कि आप सब अपने नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, NIC मुख्तलिफ कॉलम में लिखें, यानी पहले कॉलम में नेम, फिर फादर नेम, फिर NIC और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। अब हुआ क्या कि 10 बंदों ने अपना नेम, फादर नेम उसी इंडेक्स पे जो मैंने बताया वो लिखे। अगर कोई बंदा ऐसे कर दे कि फादर नेम पहले लिख दे और नेम बाद में लिखे, कॉन्टैक्ट नंबर पहले लिख दे, NIC बाद में लिखे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस डेटा को आप कभी भी यानी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पे गलती आ रही। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं इंडेक्स को रिमूव करके उसकी जगह रिप्लेस हम कर रहे हैं उसकी की को। तो डिक्शनरी जो होती है वो उसके जो एलिमेंट है या उसको जो हम आइटम कहते हैं वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ होती है की और दूसरी चीज़ होती है उसकी वैल्यू। की जो है वो रिप्लेसमेंट है इंडेक्स की, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो भी बंदा अपना नाम स्टोर करवाएगा तो उसको नेम कॉलन अपना नाम बताना पड़ेगा, फादर नेम स्टोर करवाना तो उसको की बताना पड़ेगी। तो इससे जो एरर के चांसेस थे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक डिक्शनरी बनाई, नेम, और यहाँ पे मैंने नेम अपना स्टोर करवा दिया। इसी तरह आप यहाँ पे आए दूसरी की यानी एफ नेम यानी फादर नेम आप पूरा लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दिया अपना फादर नेम। तो अगर मैं इस तरह की डेटा टाइप की वैल्यू चेक करूँ तो ये इसकी डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी। अच्छा, लास्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह आपके पास लिस्ट है, टपल है, इसी तरह आपके पास होता है सेट। सेट क्या होता है,
अगर आप किसी भी लिस्ट के ऊपर अगर सेट का फंक्शन आप लगाएं तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यू रिपीटेशन हो रही होती हैं वो उसमें से सिर्फ आपको यूनिक वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं सेट की क्या पहचान है कि आप जो डिक्शनरी के लिए आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रैकेट आप यहाँ इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, लाइक मैंने लिखा ए, फिर लिखा ए, फिर लिखा मैंने सी, फिर मैंने लिखा बी और फिर दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। तो सेट अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो क्या कर रहा है कि इसमें जितनी भी चीज़ें आपने रिपीट की हैं उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यू आपको निकाल के ला के दे देगा और इसकी डेटा टाइप आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना सीखा। वेलकम बैक। हम लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि आपकी डेटा टाइप क्या होती हैं और मुख्तलिफ डेटा टाइप के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक चीज़ जो हम यहाँ पे फोकस करेंगे वो होगी लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग क्या होती है। सिंपल, अगर आप लिस्ट में से एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसे निकालते हैं वो कहलाती है इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्स की मदद से आप वैल्यू निकालते हैं। और अगर आप एक या एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को आप एक साथ निकालते हैं किसी लिस्ट से वो कहलाती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट, एंड, स्टेप, जो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस के तौर पे बताते हैं कि आपको स्लाइसिंग क्या करनी है। स्टार्ट शामिल होता है, एंड शामिल नहीं होता और स्टेप आपके काउंट होते हैं। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो हम देखते हैं कोड, यानी हम किस तरह डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि एक वेरिएबल हम बना रहे हैं और उसके अंदर मैंने कोई भी टैक्स पास किया है। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, कैसे हम चेक भी कर सकते हैं, प्रिंट, और इसकी टाइप देखिए ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी डेटा टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग। तो मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ दूसरी डेटा टाइप यानी इंटीजर, ठीक है। तो ए को अगर मैं डबल कोड की वैल्यू भी यहाँ पास करता यानी 23, तो वो जब भी कन्वर्ट कर देता। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है कि आप वही सेम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं इक्वल, और उसके अंदर इंट, और क्या आप उसके अंदर असाइन कर रहे हैं, आप उसके अंदर वही ए वेरिएबल दोबारा पास कर। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक वेरिएबल जो उसका पुराना वाला रेफरेंस है इक्वल, उसके अंदर वैल्यू डाली जाएगी। क्या वैल्यू डाली जाएगी, इंटीजर फंक्शन उस पर अप्लाई होगा और पुरानी जो भी डेटा टाइप ए के अंदर मौजूद है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इंटीजर में। अगर वो कन्वर्ट हो सकती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी और उसको दोबारा से उसी नाम के वेरिएबल पे ओवरलोड कर देगा। तो अगर सेम नाम का वेरिएबल मैं दोबारा बनाऊं और उसकी कोई नई वैल्यू या नई डेटा टाइप के साथ उसमें वैल्यू आ जाए तो ये टॉपिक कहलाता है ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे आपका डेटा यानी टाइप क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। तो अगर मैं अब इसकी डेटा टाइप चेक करूँ तो इसकी डेटा टाइप क्या आएगी, इंटीजर, ठीक है। अच्छा, मैं इंटीजर से इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकता हूँ दूसरी डेटा टाइप के अंदर। तो a इज इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पे आपने a को वापसी कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने पहली जो टाइप बनाई थी वो स्ट्रिंग थी, उसको टाइप कास्ट करके आपने कर दिया इंटीजर। अब a जो मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप अब इंटीजर है और वो इंटीजर से कन्वर्ट कर रही है उसको फ्लोट में, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि ओके फंक्शन का नाम मैंने गलत लिखा है, तो इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है, चेंज हो गई। अच्छा, क्या मैं फ्लोट से उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ दूसरी डेटा टाइप में? तो यहाँ पे आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग जो वैल्यू है इसको मैंने फ्लोट कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 23.4 जो कि डेसिमल फ्लोट वैल्यू है स्ट्रिंग में, और उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, क्या ये चेंज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बेस मैच नहीं हो रही। चेक करें, ऐसे ही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में और फिर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर के अंदर,
ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपको समझनी है, ये कौन सी डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ डबल कोड के अंदर, लेकिन ये नंबर है, ये न्यूमेरिक डेटा है जो कि कन्वर्ट हो सकता है फ्लोट के अंदर या इंटीजर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू पास करूँ, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई कैरेक्टर भी पास कर दूँ, ठीक है, यानी उसके अंदर नंबर भी होंगे और उसके अंदर आपके टैक्स भी होगा, तो यहाँ पे ये कास्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे कासिम भी लिख दिया, तो क्या ये फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि कौन सी डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, अब मुख्तलिफ डेटा टाइप के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ, आपकी जितनी भी डेटा टाइप पाइथन में असाइन की हैं उनकी, अच्छा वो क्या है, वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करती। अच्छा, किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या इंस्टेंस बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ मेथड और दूसरी चीज़ एट्रीब्यूट्स। मेथड क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सके, वो सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे उसके कहलाते हैं मेथड। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, अच्छा क्या है, फॉर एग्जांपल कासिम आपके सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, नाम है, बोल सकता है, खा सकता है, चढ़ सकता है, फिर सकता है, ये जितने एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो सारे के सारे इसके एक्शन कहलाएंगे मेथड। प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्शन परफॉर्म नहीं होगा लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू वक्ती तौर की मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल कासिम मेरा नाम, ठीक है, मेरी एजुकेशन, मेरी हाइट, मेरा कलर, तो इस तरह की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ या इन्हें हम फील्ड्स, इस तरह यानी मुख्तलिफ नाम हैं, इनसे हम जानते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि पाइथन के अंदर जितनी भी डेटा टाइप हैं वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग कर रही हो। आप इसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ देख भी सकते हैं कि जब मैंने टाइप चेक करवाया, उसको प्रिंट करवाया, तो वो बता रहा है वो str क्लास का मेंबर है, ये इंटीजर का, फ्लोट का, तो सारी टाइप आपको बता रहा है, ठीक है। तो हर डेटा टाइप के मुख्तलिफ मेथड और क्या होंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ यानी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हमें यहाँ पे जो इस क्लास में सीखना है या इस लेक्चर के अंदर सीखना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख देता हूँ, लाइक A, B, C, D, E, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। यही लिस्ट अगर मैं डायनेमिक जनरेट करवाना चाहूँ तो जनरेट करवा सकता हूँ। पहले मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा दूँ। तो L1 आप देख रहे हैं सारी की सारी लिस्ट जनरेट हो गई। तो यही मैं डायनेमिक भी जनरेट करवा सकता हूँ। कैसे? देखिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है मैप का, तो मैं एक L2 लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास फंक्शन कौन सा है? मैप। इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं? पहली चीज़ फंक्शन का नाम और दूसरा इटरेटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है CHR जो कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता है। मैं आपको यहाँ अलग से पहले करके दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं ASCII कोड जो कि 65 से 90 तक कैपिटल A यानी ABCD के, ठीक है। इसी तरह 97 से लेके 122 तक जो आपके रेंज है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के। इसी तरह 48 से लेके 57 तक आपके जो करेक्टर्स हैं वो 0, 1, 2, 3 गिनती की। ये ASCII कोड है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं CHR, तो मैं कह रहा हूँ 65 किसका कोड है? कैपिटल A का, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मैप का फंक्शन अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करो? यहाँ मैं एक लिस्ट जनरेट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल रेंज का फंक्शन आपका पड़ा हुआ है, तो 65 से लेके 90 तक जाना है तो एक ज़्यादा में देना पड़ेगा। उसकी वजह क्योंकि एंड क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, शामिल नहीं होता। तो मैं अगर इस फंक्शन को चलाऊँ L2, तो अभी ये ऑब्जेक्ट बना के आई थिंक दिखा रहा होगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को भी कास्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, तो ये इसको लिस्ट बना दे, ठीक है। तो आपने देखा कि डायनामिकली आपने पूरी ABCD क्या करवा दी? प्रिंट, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से स्लाइसिंग कर सकते हैं।
तो मैं L1 को ही इस्तेमाल करूँगा, उसकी वजह क्यों? क्योंकि आप उसको आसानी से इंडेक्स वगैरह काउंट कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग आपको बहुत अच्छे से आती है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्सिंग प्लस में होती है, यानी 0 1 2 3 एंड 4। इसी तरह आप माइनस से काउंट करेंगे तो -5 -4 -3 -4 एंड -2 एंड -1। ठीक है, तो आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट आएँ तो वो होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्स की मदद से हम वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो इंडेक्स हमें निकालना है, बहुत ही आसान है। आपने कहा L1 और मुझे चाहिए C का इंडेक्स पॉजिटिव देखें तो क्या है 2। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। और प्रिंट L2 और नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर मैं देखूं तो इसकी क्या बन रही है -3। क्लियर है? क्या हुआ? रेफरेंस मैंने गलत किया है, L1 के रेफरेंस से निकालना है। ठीक है, तो आप इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की मदद से। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है? मोर देन 2 और 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू आप एक साथ किसी भी डेटा टाइप से मतलब है इटरेटेबल डेटा टाइप। जो इटरेटेबल डेटा टाइप क्या क्या है आपके पास? आप लिस्ट से भी निकाल सकते हैं स्लाइसिंग करके, आप टपल से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग जो है ना उसके ऊपर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो स्लाइसिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले लिस्ट का रेफरेंस होता है, उसके बाद हम इंडेक्स पास करते हैं जो कि कहलाता है स्टार्ट। सेपरेटर बीच में इस्तेमाल होता है कॉलन। उसके बाद हम बताते हैं एंड, कहाँ पे एंड होगा, और एंड हमेशा शामिल नहीं होता। अगर एंड तक जाना है तो 1 प्लस कर दें। ठीक है, तो एंड शामिल नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है? स्टेप। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टार्ट जो है वो क्या होगा? इंक्लूड होता है या इंक्लूसिव होता है। ठीक है, इंक्लूड लिख देता हूँ। और एंड जो होता है वो क्या होता है? एक्सक्लूसिव। इसी तरह स्टेप जो है वो क्या होगा? आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो L1 है, अच्छा मैं हर दफ़ा यूँ लिख रहा हूँ कि आप उसको रीड कर सकें। ठीक है, कि उसमें से हम क्या वैल्यू निकालें। तो L1 मैं कहूँ कि मुझे B to D ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी, तो इसकी स्लाइसिंग क्या होगी? अगर मैं काउंट करता हूँ 0 1, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, फिर 2 3 तक जाना है। इसका मतलब है 3 शामिल नहीं होगा, मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। तो मैं इसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ प्रिंट L1 रेफरेंस 1 से लेके 1 से लेके इंडेक्स को काउंट कर रहा है। स्लाइसिंग में हमेशा हम जो काउंट करेंगे इंडेक्स, गिनती नहीं करनी, आपको इंडेक्स की मदद से जाना है। कॉलन सेपरेटर आपने इस्तेमाल किया, कहाँ तक जाना है? D। तो D का जो भी इंडेक्स है, यानी 0 1 2 3 है, तो इसका मतलब है 1 आपको प्लस करना पड़ेगा 4। तो आप क्या करेंगे? यहाँ तक आपने वैल्यू निकाली, यानी B to D आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। अच्छा, इसी को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, यानी सेम स्लाइसिंग। कैसे? मैं माइनस में भी तो कर सकता हूँ ना। तो माइनस में अगर मैं देखूँ -1 -2 -3 -4, तो -4 से लेके आपको -2 तक की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे आप? आपने लिखा प्रिंट L1 -4 से लेके कहाँ तक चाहिए? -2। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी माइनस में आपकी जो स्लाइसिंग जब भी चलेगी बाय डिफ़ॉल्ट वो चलती है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, यानी आप जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहाँ से होगी? लेफ़्ट टू राइट। हमेशा वो स्लाइसिंग वहीं से उठाता है। तो आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है -1। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? -2। तो एंड हमेशा शामिल नहीं होता।
तो अब एक आपको आगे तक का इंडेक्स बताना पड़ेगा, तो सेम आपके पास वही रिजल्ट आएगा। तो एक जैसी वैल्यू को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उठा सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या तरीका हो सकता है, और इसका एक और तरीका हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, आप स्टेप भी पास कर दें, ठीक है। जस्ट लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने सारे तरीक़ों से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्लाइसिंग किस तरह करते हैं। ओके, तो और क्या तरीके हैं स्लाइसिंग के? मैं चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, ठीक है। यानी EDCBA ये वैल्यू मुझे उठानी, कैसे उठाएं? मैं कहता हूँ कि प्रिंट लिस्ट वन, स्टार्ट भी नहीं बताया, एंड भी नहीं बताया, स्टेप मैंने जाके कर दिया क्या, -1। जब आप कोई भी इंडेक्स ना बताएं वो शामिल होता है, या वहाँ तक की रेंज शामिल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्टार्ट बता दूं, एंड ना बताऊं, तो इसका मतलब है एंड तक तमाम की तमाम वैल्यूज में शामिल होंगी। मैं एंड बता दूं, स्टार्ट ना बताऊं, अगर रिवर्स में चल रहा है तो इसका मतलब है वो स्टार्ट तक, यानी एंड टू स्टार्ट तक वो तमाम की तमाम वैल्यू क्या होंगी, शामिल होंगी, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्स करवा सकता हूँ। क्लियर? या रिवर्स के हमारे पास फंक्शन भी मौजूद है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे करें प्रिंट L1 और यहाँ पे आप स्टेप पास करें अगर L1 स्लाइसिंग, तमाम की तमाम वैल्यू उठाओ, और स्टेप टू का मतलब क्या है, पहला उठाएगा A, दूसरा क्या होना चाहिए, स्टेप अगर काउंट करें 1 2 तो क्या आएगा आपका दूसरा C आएगा। तो एक एक यानी सीक्वेंस से, उस पॉइंट से सीक्वेंस को काउंट करें। अगर आप ए पे खड़े हैं, आप सीक्वेंस देते हैं यानी स्टेप देते हैं 2, तो ए के बाद काउंट करेगा 1 2, तो 2 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उठा के ले आएगा। मैं अगर सीक्वेंस पास करूं 3 तो वो 3 से उठा के ले आएगा। इसी तरह मैं कोई भी स्टार्ट बताऊं, लाइक मैं बी से लेके एंड तक की वैल्यू उठाना चाह रहा हूं, तो बी की सीक्वेंस क्या बन रही है आपकी, इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1, और मैं लास्ट नहीं बता रहा, मैं स्टेप नहीं बता रहा, तो वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो आपको इस स्लाइसिंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसके बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं इस वीडियो की जानिब, और इस वीडियो का मकसद है कि आप लाइव इन्वायरमेंट में MTA एग्ज़ाम 98-381 एग्ज़ाम को किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। सारा का सारा गेम जो है वो आपका टाइम का है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप जो मार खाते हैं या आप पेपर अटैम्प्ट करने से रह जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह होती है टाइम की। तो टाइम फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी 40, और टोटल टाइम आपके पास होगा 45 मिनट्स। तो आप 45 मिनट में 40 क्वेश्चन किस तरह करेंगे, वो सारी की सारी ट्रिक हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके इस एग्ज़ाम के कंटेंट्स क्या होंगे और उसको हम किस तरह कवर करेंगे। तो लाइफ एनवायरनमेंट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो छोटे क्वेश्चन हो आप उनको बहुत जल्दी अटैम्प्ट करें और नेक्स्ट पे चले जाएं। पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप नीचे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो पूछता है कि लाइन नंबर 4 में या 3 में क्या है, तो जब आप नीचे से पढ़ते हुए जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर लाइन में आपसे पूछेगा कि इस लाइन में क्या आएगा, तो आप कोड देख के समझ सकते हैं कि इस लाइन में क्या आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं, और कोर्स के कंटेंट वगैरह आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह बताऊँगा, आप उसको देखें, बहुत आपके काम आएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, जिसके अंदर आपको ये कह रहा है कि एक मॉड्यूल है जिसके अंदर से आपको एक फंक्शन इंपोर्ट करना है। मॉड्यूल का नाम है मैथ, और उसके अंदर एक फंक्शन है SQRT यानी स्क्वायर रूट, और फिर उसका निक नेम एलियास लगाते हुए आपको चेंज करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब ये आपको समझना है। देखिए ऑप्शन ए जो आपको दे रहा है उसमें कह रहा है इम्पोर्ट मैथ डॉट SQRT एस स्क्वायर रूट,
क्या इससे इंपोर्ट हो सकता है? जहन में आ रहा है हाँ हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सोचना है। क्यों? इंपोर्ट के बाद हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले हम रेफरेंस देते हैं मैथ। मैथ जो है ये आपका पैकेज का नाम है, ठीक है। अगर पैकेज का नाम होता है, पैकेज क्या होता है? फोल्डर, और उसके अंदर कोई पाइथन की फाइल होती है, डॉट लगा के फिर मैं उस पाइथन की फाइल का नाम देता, यानी वो मॉड्यूल होता एज स्क्वायर रूट। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंपोर्ट स्क्वायर रूट यानी SQRT फ्रॉम मैथ एज स्क्वायर रूट, सेकंड भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट का ये तरीका ही नहीं है, सिंटैक्स ही नहीं है। सी जो है उसको अगर आप देखें फ्रॉम मैथ, हाँ बिल्कुल ये सिंटैक्स है। इंपोर्ट SQRT एज स्क्वायर रूट, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये केस है, आप इसको देख भी सकते हैं कि अगर मैं इसको इंपोर्ट करवाऊँ तो बिल्कुल परफेक्टली इंपोर्ट हो गए। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैं इस वीडियो में एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ, आप अपने पास उसको चला के एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बहुत ही आसान चीज़ ये पूछा है। एक स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, यानी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम से रेलिवेंट आपसे ये सवाल करेगा। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आप सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज आप सिलेक्ट करेंगे नो। तो अब ये कह रहा है लाइन नंबर 1 और 4, लाइन 1 थ्रू 4 विल बी इग्नोर फॉर सिंटैक्स चेकिंग। तो क्या सिंटैक्स इसके ऊपर चेक होगा, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इग्नोर करेगा, हाँ बिल्कुल इग्नोर करेगा। फिर ये कह रहा है कि पाउंड साइन या हैश साइन इज ऑप्शनल फॉर लाइन नंबर 2 and 3। क्या भाई ऑप्शनल है? अगर मैं लगाऊं तो भी वही काम करेंगे, ना लगाऊं तो भी वही काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कमेंट्स करने के लिए या कमेंट्स करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कोड आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपका रन टाइम जो भी रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी एरर जनरेट हो सकता है। लास्ट, द स्ट्रिंग इन लाइन नंबर 6 विल बी इंटरप्रेटेड एज अ कमेंट। तो क्या लाइन नंबर 6 के अंदर, क्योंकि आप देखें डबल कोड के अंदर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, क्या ये भी कमेंट होगा? क्योंकि हैश तो है, तो ये कमेंट नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टॉप। अच्छा 2 और 1 को मैंने एक ही में कर दिया। सिंपल सी रिक्वायरमेंट आपसे कर रहा है कि आपको एक फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन का नाम आप रखेंगे अपडेट इसको। ये आपसे 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा करंट इसको, या सेकंड आपके पास होगी वैल्यू। तो 2 आर्ग्यूमेंट आपसे लेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, करंट के अंदर जो भी आप वैल्यू के आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे उसके अंदर ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद ये जो करंट का वेरिएबल होगा इसको रिटर्न करेगा। तो आपके पास इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सेलेक्ट करना होगी, यानी लाइन नंबर 1 में क्या आएगा, लाइन नंबर 2 में क्या आएगा। तो देखें फंक्शन आपको बनाना है DEF अपडेट स्कोर, ये फंक्शन का नाम होगा। पैरेंथेसिस ओपन सेलेक्ट, और उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट हम उसके अंदर पास करेंगे, करंट कॉमा वैल्यू, यानी ये फंक्शन आपका बन गया। इसकी लाइन नंबर 2 क्या होगी कि करंट के अंदर प्लस इक्वल वैल्यू में जो भी आप वैल्यू या नंबर डालेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो आपकी लाइन होगी इसकी लाइन नंबर 3, उसके अंदर रिटर्न करवा देंगे आप करंट का जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डेटा टाइप यानी किस टैक्स की होगी या किस वैल्यू की होगी। तो पहली वाली अगर आप देखें टाइप +i फर्स्ट यानी 1 E10। अब ये एक्सपोनेंट में वैल्यू लिखी है, क्या इसकी डेटा टाइप क्या होगी? तो आपको करना ये होगा कि यहाँ से वैल्यू उठा के आपको ड्रैग करवानी होगी हर डेटा टाइप के सामने। अब कोई वैल्यू अगर डबल आ रही तो आप उसको उठा के 2 टाइम भी किसी डायलॉग बॉक्स या बॉक्स के अंदर ड्रॉप करवा सकते हैं। तो आप देखें कि पहले वाले की जो टाइप है वो है फ्लोट, सेकंड की जो है वो क्या आपके पास आ रही है टाइप फ्लोट, थर्ड जो है क्योंकि डबल कोड में लिखा हुआ है इसलिए वो बन जाता है स्ट्रिंग, और लास्ट जो आपके पास है फॉल्स, क्योंकि विदाउट डबल कोड लिखा हुआ तो ये क्या होगा बूल यानी बुलियन। आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले की डेटा टाइप फ्लोट, सेकंड की भी फ्लोट, थर्ड की स्ट्रिंग और लास्ट की क्या है आपके पास फॉल्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही आपको टफ और बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो 1 मिनट में एक सवाल आपको करना है, देन आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। 70% वाला पास होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज क्या करेंगे, तो आप इसके अंदर देखें ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है ना बुलेट्स के अंदर, आप वहाँ से पढ़ें। ठीक है, यानी सबसे पहले नीचे से कोड देखें, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये मेन्यू, और उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना वो आप पढ़ लें। तो अब ये रिक्वायरमेंट आपसे क्या कर रहा है, द यूज़र मस्ट बी लेफ्ट अलाइन। अच्छा, ये आपसे ना यूज़र से 2 चीज़ें ले रहा है, एक चीज़ आपसे लेगा उसका नाम और दूसरा लेगा आपसे एवरेज यानी उसका स्कोर वगैरह निकालने के लिए। तो 2 चीज़ें आपसे आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेगा, वो तमाम की तमाम आप कोड में देखें कि वो आपसे इनपुट ले रहा है। अब करना क्या है, इनपुट लेने के बाद जो यूज़र का नाम इनपुट करेगा वो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर प्लेस करवाना है, और उसके बाद उसके नाम के राइट साइड पे आपके 20 स्पेस होंगे, 20 करेक्टर स्पेस होंगे। और इसके अलावा आखिरी जो आपका एवरेज है वो आपको डेसिमल यानी फ्लोट पॉइंट के अंदर शो करवाना है, और आखिर के अंदर पॉइंट में जितने भी नंबर आ रहे हो आपको पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू शो करवानी है। ठीक है, तो इस तरह की प्रिपरेशन करने के लिए आप यहाँ पे जाके, मैंने ये लिंक दिया हुआ है pyformat.info, यहाँ से जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बनाई है जो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको अगर आप देखें चंद एग्जाम्पल को, पुराना आपके पास तरीका था कि डबल कोड के अंदर कोई भी आप टैक्स लिखें और उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपको चाहिए, परसेंटेज और वेरिएबल की डेटा टाइप, अगर स्ट्रिंग है तो एस, आपका इंटीजर है तो डी, और इसी तरह फ्लोट है तो आपका एफ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि आप देखें डबल कोड के अंदर जो पास कर रहे हैं वो क्या जा रही है, स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोड में आप क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग। तो ये दोनों टैग्स यहाँ से उठ के सेम प्लेस पे, एस इसकी जगह आ जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा 2। इसी तरह पाइथन 3.7 से अपग्रेड वर्जन के अंदर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड दिया गया है, उसका नाम क्या है, फॉर्मेट। तो आप फॉर्मेट का मेथड इस्तेमाल करते हैं और जहाँ जहाँ आपको वैल्यू प्लेस करवानी है उसकी कोई भी डेटा टाइप हो आप वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह आपके पास ये तरीके हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर के लिए डी इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट 1 2, तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट के मेथड से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी डेटा टाइप को आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें। तो ये आपके पास चीज़ें, ये कोड भी मैं कुछ चला के यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 वेरिएबल लिए और स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखें, जहाँ पे परसेंटेज एस लिखा हुआ होगा वहाँ पे उस जगह पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यानी v1 और v2 की वैल्यू प्लेस होगी। ये आप देख सकते हैं। आप बीच में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पुराना एक और तरीका था कि आप f यानी फॉर्मेट और डबल कोड के अंदर कोई भी चीज़ लिखें और जो भी वेरिएबल आपको प्लेस करवाने हैं कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एक और तरीका है जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं वही सेम काम कर रहा है डॉट फॉर्मेट के ज़रिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप अगर आएँ, हाँ ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका नाम यानी जो नेम का वेरिएबल है वो प्लेस होगा, उसके बाद राइट साइड पे 20 करेक्टर स्पेस आएगा और उसके बाद जहाँ पे आपका एवरेज शो करवाना है वहाँ पे पॉइंट के बाद एक डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है गलत सेलेक्ट किया हुआ है। देखें परसेंटेज -20, ठीक है, यानी आपकी राइट साइड पे स्पेस देगा स्ट्रिंग और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 4.1 f 4.1 यानी पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी और इसका क्या मतलब है, f का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे कोड चला के आपको दिखाता हूँ सेम जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पॉइंट से पढ़ें, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें और जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा रही है उसके ऊपर फोकस करें। तो मैक्सिमम हर सवाल को आपको 1 मिनट देना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको स्किप या रिव्यू के ऊपर कर दें। आप उसको लास्ट के अंदर जब तमाम छोटे सवाल आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आप उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टॉप।
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। आप देखें डायरेक्टली आपकी ये लाइन खाली है, लाइन नंबर 2, और ये आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या कोड आना चाहिए। तो आप इस कोड से देख के इसको पहचान सकते हैं कि आप नेम प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद आपको एक वेरिएबल के अंदर नेम प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है बी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनपुट नेम ये रिटर्न तो नहीं करेगा। तो इसका आंसर, क्योंकि नेम का वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि फंक्शन नहीं चलेगा, रिटर्न ही नहीं होगा। इससे रिटर्न होगी इसी लाइन के अंदर प्रिंट होगा, आप नेक्स्ट लाइन में नेम को प्रिंट ही नहीं करवा सकते। इनपुट नेम, तो भाई ये तो डायरेक्टली वेरिएबल कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू इनपुट, इसके ज़रिए, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं और यहाँ पे आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है। आपको, अच्छा, उस कोड के अंदर में भी कोई एरर हो सकता है, आपको उस एरर को फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू नीड टू करेक्ट द कोड एट लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 6। तो हमें लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 3 का जो कोड है वो सही करना है, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 में क्या आना चाहिए? आपका लूप है और इसकी अगर मैं काउंट करूं तो टोटल इसकी जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 इसकी लेंथ है और इंडेक्स हमेशा क्या होता है? लेंथ -1 चलता है। तो यहाँ पे हमने वाइल का फंक्शन लगाना है, जो भी आपका लूप लगा हुआ है उसकी इंडेक्सिंग यानी किससे कम होना चाहिए? <10, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है। और उसके बाद लाइन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछ रहा है कि लाइन नंबर 6 में क्या नंबर की लिस्ट से पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या रेफरेंस पास करते हैं उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर वो 6 के बराबर हो तो क्या करना है? आपको उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे सिंगल इक्वल तो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के लिए। तो आपको वैल्यू कंपेयर करनी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डबल इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ड्रॉप डाउन में आपको क्या सिलेक्ट करना है? लाइन नंबर 6 के अंदर दोनों हाईलाइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल, या आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स शो कर रहा है जिसमें आपसे पूछ रहा है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अ ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव वन और मोर एक्सेप्ट क्लोजेस। तो क्या हम एक से ज़्यादा ट्राई के अंदर एक्सेप्ट के ब्लॉक को या क्लोज को इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ भाई, हम एक से ज़्यादा क्लोज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ट्राई के अंदर अगर 0 डिवीजन का एरर आए तो क्या करना है, और आउट ऑफ इंडेक्स का एरर आए तो क्या करना है। तो आप एक ट्राई के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट के ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मल्टीपल एक्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर 0 डिवीजन का एरर है तो आपको ये शो करेगा, और अगर दूसरा कोई एरर है तो फिर उसके अगेंस्ट एरर नंबर 2 शो करेगा। अच्छा, फिर ये आपसे कह रहा है अ ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव अ फाइनली क्लोज, ठीक है, एक फाइनली क्लोज हो सकता है लेकिन विदाउट एन एक्सेप्ट क्लोज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जी हाँ, मैंने एक एरर जनरेट, यानी ट्राई के ब्लॉक में कुछ भी लिखा और एक्सेप्ट ब्लॉक को छोड़कर फाइनली ब्लॉक को इस्तेमाल किया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये चलेगा? नहीं, ठीक है, 0 डिवीजन का एरर शो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखें, इस्तेमाल तो हो रहा है ना। अगर एक्सेप्शन ना आए, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन अगर एरर आ रहा है तो क्या हो रहा है? एरर आपको शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी एरर हैंडलिंग नहीं की, ठीक है। तो इसका मतलब है पिक्चर में जो सिलेक्ट किया हुआ है हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। तो यहाँ पे याद रहे कि हम फाइनली ब्लॉक यानी क्लोज को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्ट क्लोज के। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ना इस तरह के जो क्वेश्चन हो ड्रॉप डाउन पे आके क्लिक कर लें, और उसके बाद जो इसकी स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा सा पढ़ लें। कंपनी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की आ रही बातें। तो यहाँ पे आप देखें, देयर हैव बीन कंप्लेंट अबाउट आवर यूज़ ऑफ द लेटर ई, यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन टू मीट रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब देखिए फंक्शन देख के हमें समझना है। ये हमें कह रहा है कि फंक्शन एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम अ फाइल, एक फ़ाइल से यानी एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? एंड लेटर टू सर्च फॉर,
आप जो लेटर इसके अंदर इनपुट देंगे वो इसमें से फाइंड करेगा, सर्च करेगा। रिटर्न काउंट ऑफ द पर्टिकुलर लेटर इन दैट लिस्ट, तो जो भी लिस्ट है उसके अंदर वो जो लेटर है उसके काउंट हमें बताएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो लिस्ट आ रही है वो किस में आ रही है, वर्ड लिस्ट। तो वर्ड लिस्ट यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ, वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड निकाल लो। और अब हम क्या कह रहे हैं, जो लेटर हमने इसमें आर्ग्यूमेंट में पास किया है अगर वो इस वर्ड में मौजूद हो, लेटर को हम पर्टिकुलर ढूंढ रहे हैं, अगर वो मौजूद है तो उसकी यानी वो काउंट आपको करके बता रहा है, रिटर्न कर देगा जो भी उसका काउंट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इनपुट के अंदर एक पर्टिकुलर जो भी लेटर आपको काउंट करवाना वो फाइंड करवाएंगे और उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे उसको प्रिंट करवाने। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको बहुत बड़े लग रहे हो, आपको सिंपल करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके पहले उसके ऑप्शन देखने और उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएँ। अब यहाँ पे आप देखें, आपसे ये कह रहा है कि यू आर राइटिंग अ फंक्शन डेट वर्क विद फाइल, आप एक फंक्शन पे काम कर रहे हैं जो फाइल के ऊपर यानी काम करेगा। यू नीड टू इंश्योर डेट फंक्शन रिटर्न नन, आपका फंक्शन रिटर्न करे इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल मौजूद नहीं है। अगर फाइल मौजूद है तो ये क्या करेगा, उसकी सिर्फ पहली लाइन रिटर्न करेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका आधा कोड तो इन्होंने लिखा हुआ है। इम्पोर्ट ओएस एक लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है और उसके बाद फंक्शन का नाम है गेट फर्स्ट लाइन, 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे, फाइल का नाम और मोड। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेटा इस तरफ कोड सेगमेंट में होता है। हो सकता है इफ़ ओएस पाथ वाली लाइन पहले हो, रिटर्न फाइल दूसरे पे हो, एल्स तीसरे पे हो, नन लास्ट यानी आपके ऊपर हो। तो आपको सीक्वेंस क्या करनी है, अरेंज करनी है। यानी अगर ये यहाँ पे मौजूद होता तो मैं इसको उठा के यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन को आना चाहिए ओपन विद, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगना चाहिए, उसके बाद रीड लाइन यानी फर्स्ट आपके रिटर्न होना चाहिए, फिर एल्स और आखिर में अगर फाइल मौजूद ना हो। तो ये सेगमेंट आपको क्या करने, आपको बिल्कुल सही पोजीशन पे लाने हर कोड को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये आपसे जो फाइल आप रीड करवाते हैं उसके मोड क्या होते हैं वो आपको पता है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो आप पास करते हैं वो आपके पास होता है मोड। आर का मतलब होता है रीड, आर प्लस का मतलब होता है रीड प्लस राइट मोड। अच्छा, अब ये आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है ये आपको याद होना चाहिए। आर रीड, टी फॉर टेक्स्ट जो कि बाय डिफॉल्ट आपको खुलती है, इसी तरह ए फॉर अपेंड होता है, डब्ल्यू फॉर राइट यानी राइट है आपका, और इस तरह एक्स का मोड होता है वो हमेशा नई फाइल आपकी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे क्या कह रहा है कि आपको रीड राइट करवानी, दोनों मोड पे ओपन करनी है, और अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो क्या करना है, वो बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे तो क्विकली आप इसको विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो उसके ऊपर आपको टाइम सेविंग करनी है, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो ये तो बहुत ही आसान है। आपके सामने कुछ वेरिएबल असाइन किए हुए हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वेरिएबल में कौन सी डेटा टाइप जाएगी। तो आपको पता है एज, यहाँ पे कोई यानी नंबर डायरेक्टली आप असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इंटीजर उठा के ड्रैग करवा दें। इसी तरह फॉल्स यानी माइनर, उसके अंदर कौन सी डेटा टाइप होना चाहिए, बूल। इस तरह डबल कोड में तो स्ट्रिंग, पॉइंट के अंदर वैल्यू तो फ्लोट, और अगर कोई नंबर में अगर डबल कोड में लिखूं तो डबल कोड में कोई भी चीज़ लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत बड़ा आपको लिख रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इस तरह के बड़े क्वेश्चन आए तो पॉइंट में जो बुलेट्स लिखे हुए हों उसके ऊपर थोड़ा फोकस करा करें और उसके बाद कोड के ऊपर। तो यहाँ पे पूरी ये कहानी सुना रहा होता है तो इतनी लंबी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, आपको एक फ़ाइल दी जा रही है जो कि आपको रीड करवानी है। ईच लाइन ऑफ द फाइल मस्ट बी रीड एंड प्रिंटेड, आपकी हर लाइन को रीड करना और प्रिंट करना है, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन रिटर्न थी, यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइल यानी हर लाइन को आपको रीड करना है। उसके बाद इफ़ अ ब्लैंक लाइन इज़ इनकाउंटर्ड इज़ मस्ट बी इग्नोर, ठीक है। तो अगर कोई भी ब्लैंक लाइन आ जाए उसको इग्नोर करना है। अच्छा, उसके बाद जब फाइल आप रीड कर लें तो आपको लाजमी फ़ाइल को क्लोज़ करना है। तो आप यहाँ पे सारा यानी सेगमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट बीच की गायब यानी लाइन नंबर 5 और 6। तो हम ये कह रहे हैं, आपने देखिए एक फ़ाइल रीड करवाई रीड मोड पे, एंड ऑफ फाइल आपका एक वेरिएबल आपने फ्लैग लगाया जो कि आपने क्या किया, फॉल्स, और आप कह रहे हैं कि अगर ये फॉल्स हो तो इसका मतलब है ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ट्रू। अब क्या हो रहा है, लाइन
आप कर रहे हैं इन्वेंट्री डॉट रीड लाइन, एक लाइन उठ के यहाँ पे आएगी और उसके बाद अब क्या होगा कि इफ़ लाइन, अगर वो लाइन ब्लैंक ना हो यानी स्पेस यानी बैकस्लैश इंटर ना हो और उसके बाद ये भी लाजमी देखो कि उसमें स्पेस ना हो तो उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल एंड हो जाए, एंड ऑफ फाइल आप ट्रू कर दो और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन से आपको परेशान नहीं होना, पॉइंट्स में जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर फोकस करें, नीचे से फिर कोड को पढ़ें और उसके बाद आप बहुत आसानी से इस तरह के सवाल मैक्सिमम 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना मैक्सिमम जो भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम रखा वो है 1 मिनट। सिंपल इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक कोड सेगमेंट आपके पास लिखा हुआ है जिसके अंदर आप एक फ़ाइल को रीड करवाते हैं रीड मोड पे, दूसरी फ़ाइल को आप रीड एंड राइट मोड के ऊपर ओपन करवा रहे हैं और एक्सेप्शन आपने लगाई है कि IO एरर यानी इनपुट आउटपुट, अगर कोई भी एरर आए तो आप सिंपल मैसेज प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद एक सिंपल लूप वगैरह से आप वो लाइन नंबर वगैरह प्रिंट करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वाला है ना, इसको आपको गौर से पढ़ना है। क्या कह रहा है, द आउटपुट या डॉट आउट डॉट TXT फाइल अगर मौजूद ना हो तो आपका ये जो कोड लिखा हुआ है क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर ये फ़ाइल मौजूद ना हो और आपका कोड एग्जीक्यूट हो, उसके लिए आपको क्या चेंजिंग करना होगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं कि इस कोड में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे कोड दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फ़ाइल है in.txt के नाम से, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ। एक फ़ाइल मैंने बनाई है in.txt और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। और इस कोड को अगर मैं चलाऊँ जो सेम उस फाइल के अंदर मौजूद है, तो आप देखें out.txt की फ़ाइल मौजूद नहीं है और इस कोड को मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एक और फाइल वहाँ पे बना देगा out.txt। आपको यकीन नहीं तो मैं इसको दोबारा डिलीट करके इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। तो आप देखें फ़ाइल मौजूद नहीं है और इस कोड को मैं दोबारा से, इसका देखिए सेल नंबर 24 25, इसका मतलब है एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। तो सिंपल इस तरह के कोड आपके पास आएंगे। इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे स्लाइसिंग का पूछा है और आपकी स्लाइसिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। अभी तो ये सिंपल है, मे बी ABCD पूरी लिखी हुई हो, स्टेप मुख्तलिफ हों, तो स्लाइसिंग में आपको पता होना चाहिए स्टार्ट एंड स्टेप, पॉजिटिव इंडेक्सिंग यानी स्लाइसिंग आप कैसे करते हैं और नेगेटिव स्लाइसिंग यानी इंडेक्स की मदद से आप किस तरह करते हैं। तो ये कह रहा है आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 200 बंदों के नाम हैं और लास्ट जो 5 बंदों के नाम हैं वो हैं मैनेजमेंट के। आपको क्या करना है, उन 5 मैनेजमेंट के बंदों को निकाल के बाकी सब का डेटा क्या करवाना है, प्रिंट। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एम्प्लॉय और यहाँ पे स्लाइसिंग 1:-4 तो एंड शामिल नहीं होता, ये बात समझ आ रही है। लेकिन स्टार्ट क्या कह रहा है, ये 1 तो 0 इंडेक्स नहीं आ रहा क्योंकि एंड स्टार्ट शामिल है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड को अगर मैं देखूं तो स्टार्ट नहीं बताया लेकिन एंड हम क्या बताया, -5, तो -5, ठीक है। तो क्या ये शामिल होगा जी। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से लेके -5 तक की वैल्यू को छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आप देखें 0 से लेके -5, तो ये लास्ट की -5 लाजमी आखिर का जो लास्ट होता है वो शामिल नहीं होता। तो स्लाइसिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी छोटा सा है और आप इसमें देख सकते हैं कि मैथ के मॉड्यूल से हम कुछ फंक्शन इंपोर्ट करवा के कॉल कर रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट आप पढ़ रहे हैं, अ फ्लोट इज़ पास इनटू अ फंक्शन। आप एक फ्लोट नंबर पास करेंगे, द फंक्शन मस्ट टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोट। अब ये क्या करेगा, उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा। एब्सोल्यूट का मतलब है पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू है उसको इग्नोर करेगा। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद एनी डेसिमल पॉइंट आफ्टर द इंटीजर मस्ट बी रिमूव, आपको रिमूव करना है।
ठीक है। तो दो फंक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हुए हैं। फ्लोर का फंक्शन, अच्छा फ्लोर और सील और फ्लोर आपको पता है। फ्लोर का मतलब होता है यानी आपकी ज़मीन, और सील का मतलब होता है आपकी छत। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर करनी है। अगर सील करता तो वो राउंड अप हो जाती है, फ्लोर करता हूँ तो वो राउंड डाउन होगी हमेशा। तो मैथ डॉट फ्लोर पहला हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो एफ ए बी एस यानी एब्सोल्यूट का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। तो ये सी और ई दोनों आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है और उस प्रोडक्ट लिस्ट में आपकी एक पर्टिकुलर आईडी है। जैसे ही वो आईडी आपको फाइंड हो जाए तो आप अपने इस लूप को या सर्चिंग को स्टॉप करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इंडेक्सिंग सब लिखी हुई है। कौन सा लूप चलाएंगे इस सिंटैक्स के मुताबिक, तो फॉर लूप तो नहीं चल सकता। यहाँ पे आप लगाएंगे वाइल, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर प्रोडक्ट आईडी इंडेक्स जो भी आपका चल रहा है वो उससे एक वैल्यू निकलेगी और वो वैल्यू बराबर हो 6 के, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, स्टॉप। तो स्टॉप के लिए हम लूप के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक। कंटिन्यू स्किप करने के लिए, पास कुछ भी नहीं करता, एज इट इज आपके कोड को चलने देता है। अगर आप कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, उसकी बॉडी नहीं लिखना चाह रहे, बाद में आप उसकी बॉडी लिखेंगे, तो हम पास का कीवर्ड लिख देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी ब्लॉक खाली छोड़ सकते हैं, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको स्टेटमेंट लिखनी हो तो आप इसमें आके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जब आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाती है जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एम्परसेंड बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप परेशान होंगे कि आप इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो रिटर्न करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप अपने पास एक कीवर्ड लिख लें, पैम डास। पैम डास का क्या मतलब है, P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट जिसे हम पावर कहते हैं, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ आप याद रख लें। तो आप देखें इक्वेशन में पैरेंथेसिस तो कहीं इक्वेशन में नहीं है तो इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक्सपोनेंट वो भी नहीं है, ठीक है, डिवीजन वो भी नहीं है, फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्व होगी वो क्या होगी, b मल्टीप्लाई बाय c, उसके बाद क्या होता है एडिशन, और फाइनली क्या होता है आपके पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही सेम इक्वेशन अगर मैं एक इक्वेशन ब्रैकेट क्योंकि पैरेंथेसिस के उस फॉर्म के अंदर सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी करवा सकते हैं कि पहले दोनों मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा एडिशन, और जो उसका आंसर आएगा फाइनली उसमें से हम माइनस कर देंगे डी। अच्छा, आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस मौजूद है कि कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट होगा या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर उस पोस्ट के अंदर भी पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है, आप जाके फर्दर इसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किस तरह सॉल्व होता है। बल्कि आप एक काम करिएगा कि आप एक बड़ी सी इक्वेशन लिखें जिसके अंदर 2 + 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरह मॉड्यूलस 8, इस तरह करते हुए आप एक बड़ी सी इक्वेशन लिखें जिसके अंदर 10 ऑपरेंड और उसके दरमियान 9 ऑपरेटर्स आ रहे हैं। ऑपरेंड 2 और 7 ऑपरेंड है और बीच में जो आपके पास सिंबल आता है ये कहलाता है ऑपरेटर। तो इस तरह आप 10 ऑपरेंड लें और उसके बीच में 9 ऑपरेटर्स लगा के उसकी इक्वेशन आप मैनुअली कॉपी के ऊपर सॉल्व करें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना ये है कि आप इनपुट देंगे एक टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के अंदर आपको देखना है कि कौन सा केस फॉलो किया जाए। केस क्या होता है कि ये सेंटेंस केस है, यानी लाइन का पहला लेटर बड़ा बाकी स्मॉल, इसी तरह अपर लोअर और इसी तरह
मुख्तलिफ केस हमारे पास मौजूद होते हैं। तो कोड सेगमेंट लिखा हुआ आपको ड्रैग करवाना है, आपने इनपुट लेना है, आपने ड्रैग करवाना है। सबसे पहली लाइन में क्या होना चाहिए, अगर आपकी जो भी टैक्स है उसकी जो भी डेटा टाइप है वो क्या हो, नेम डॉट लोअर बराबर हो नेम। तो इसका मतलब है तमाम को स्मॉल में किया और उस टैक्स को भी स्मॉल में किया। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कौन सा केस फॉलो हो रहा है, लोअर केस। इसी तरह अगर आपका अपर केस यहाँ पे फॉलो हो रहा और जो इनपुट पास किया है वो अपर है तो आपका अपर केस प्रिंट होगा, अदरवाइज मिक्स केस आप प्रिंट करवा दें।